वेलकम टू आवर ऑनलाइन टीचिंग। कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? यस। यस। ठीक भी रहना चाहिए, ठीक भी रहना चाहिए सबको। महामारी की वजह से अपना स्कूल बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई जारी है, राइट? हाँ, और इससे हमको कंटिन्यू करना है। तो मैं जहां तक ट्राई करूंगी कि आपको उस तरह से टीचिंग करूं कि आपको लगे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप भी उस तरह से बिहेव करो कि मुझे लगे कि मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ, आप लोग कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन सबा परवीन, बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, ओके? थोड़ा आप घूम फिर रही हो और बीच बीच में मत बोलना, नहीं तो लिंक कैसे टूट जाता है। इस ओके बेटा? तो अभी हम स्टार्ट करें। यस सबा टीचर। परवीन बोलेगी तो हम स्टार्ट करेंगे। सबा परवीन का मैं परमिशन लूंगी, राइट? है ना, क्योंकि परवीन ज्यादा बात कर रही है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन शांति से सब लेक्चर सुनोगे। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, बहुत इजी है। हिस्ट्री के नाम पे सब सोने लगते हैं, लेकिन मैं किसी को सोने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं सोना है, अंडरस्टैंड? चलो, सर मुझे स्क्रीन शेयर करना है सर। परमिशन, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट, माय नेम इज सविता यादव। मैं विक्रोली पार्क साइड स्कूल की टीचर हूँ। हमारा पहला चैप्टर है विश्व युद्धोत्तर युद्ध, जो कि हमने इसके पहले का आप पढ़ चुके हैं। मैं शीत युद्ध टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ। शीत युद्ध टॉपिक, शीत युद्ध किसे बोलते हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन संघ, ये दोनों एक साथ, दोनों मित्र थे और वो एक साथ से विश्व युद्ध कर रहे थे। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अचानक क्या हुआ, इन दोनों के बीच आपसी तनाव बढ़ने लगे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। शीत युद्ध का मतलब होता है कि युद्ध, कोई इसमें कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन वातावरण ऐसा निर्माण होता है कि लोगों में तनाव रहता है, फुल टाइम टेंशन रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा, पर कोई युद्ध नहीं होता। उसे शीत युद्ध कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं शीत युद्ध का मतलब होता है कि परिस्थितियां निर्माण होती हैं कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका तथा सोवियत संघ अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में एक दूसरे के प्रतियोगी बन गए। क्या बोलते हैं, जब ये दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों दोस्त थे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, तो ये जो दोनों फ्रेंड थे, ये लोग अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए, मतलब महाशक्तिशाली दिखाने के लिए एक दूसरे के प्रतियोगी बन गए। एक दूसरे के साथ, मतलब ये दिखाना चाहते थे कि हम शक्तिशाली हैं, सोवियत संघ चाहता था कि हम शक्तिशाली हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं हुआ, परंतु ऐसे तनावपूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ कि युद्ध भड़क सकता था। ऐसा नहीं, दोनों राष्ट्रों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा टेंशन का माहौल रहता था, टेंशन की परिस्थिति रहती थी, और ऐसा लगता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। इस कालावधि में अमेरिका महासत्ता थी ही, पर सोवियत यूनियन ने आणविक प्रक्षेपणों की सर इस कालावधि में अमेरिका महासत्ता थी ही, पर सोवियत यूनियन ने भी आणविक प्रक्षेपणों की सहायता से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न कर रहा था। अमेरिका तो पहले से ही महाशक्ति थी, अमेरिका पहले ही पावरफुल था, लेकिन उसके अपोज में जो सोवियत यूनियन है, वो भी अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए बहुत सारे प्रक्षेपण शास्त्रों का उपयोग कर रही थी। प्रक्षेपण शास्त्र मतलब जैसे आणविक, जैसे परमाणु बम बनाना, औजार बनाना, हथियार, नए नए हथियार बनाने का हर तरह से कोशिश कर रही थी ताकि वो अमेरिका से आगे बढ़े।
एक दूसरे को शह और मात देने की प्रवृत्ति का कारण ही शीत युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन सब ये एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, एक दूसरे से जीतना चाहते थे। ये ही प्रवृत्ति शीत युद्ध का कारण बनी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, शीत युद्ध का मतलब कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन वैसा माहौल निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है शीत युद्ध के परिणाम। अब शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए? शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया। शीत युद्ध चालू हो चुका था, दोनों महासत्ता कौन कौन सी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया। उनमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ली। और उन्होंने क्या किया कि जैसे कुछ राष्ट्र उनके साइड से जा रहे थे, अमेरिका के साइड से जा रहे थे, कुछ राष्ट्र सोवियत यूनियन के साइड से जा रहे थे, और उन राष्ट्र जो उनके साइड से जा रहे थे उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ली। जैसे कि अमेरिका के साइड जो राष्ट्र जा रहा है, अमेरिका ने बोला कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। सोवियत संघ के साइड में जो भी राष्ट्र जा रहे थे, तो सोवियत संघ ने कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। जो दो सैन्य संगठन बना था उसमें से एक नाटो था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा था वर्साय समझौता जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। विश्व युद्ध का ध्रुवीकरण। शीत युद्ध काल में विश्व के अधिकांश देश दो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हुए थे। जैसा कि जब विश्व युद्ध के बाद जो दो महासत्ता थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो गुट बन गए थे। तो दो गुट बनने के बाद भी थोड़े बहुत देश अमेरिका के साथ में थे, थोड़े बहुत देश सोवियत यूनियन के साथ में थे। तो अमेरिका तो पहले से ही महासत्ता था। राष्ट्रों का दो गुटों में जो विभाजन होता है उसका मतलब होता है ध्रुवीकरण, द्विध्रुवीकरण। द्विध्रुवीकरण क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्रुवीकरण किसे कहते हैं? तो जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रों का दो गुटों में विभाजन, मतलब ध्रुवीकरण। शस्त्र, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा और है। अमेरिका जो पहले से महासत्ता थी, राष्ट्रों का दो गुटों में विभाजन होना अर्थात ध्रुवीकरण, मैंने समझा दिया। शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा मतलब ये जो दोनों देश से एक दूसरे को शह और मात देने के लिए एक दूसरे में स्पर्धा थी, प्रतियोगिता थी, होड़ मची हुई थी कि किसके पास ज्यादा शस्त्र है। हर देश अपनी तरफ से, जैसे अमेरिका ने 10 शस्त्र का निर्माण किया, तो सोवियत संघ चाहेगा कि मैं 50 शस्त्र का निर्माण करूं। मतलब कि एक दूसरे को प्रतियोगिता मची थी कि कौन किसको कितना आगे बढ़े। विध्वंसक प्रक्षेपण शास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करनी होती प्रतियोगिता होने लगी। विध्वंसक मतलब जैसे कि अगर एक बार वो बहुत डेंजरस हथियार थे जो बनाते थे, और डेंजर से डेंजर हथियार बनाने की तकनीकी उनको आवश्यकता पड़ती थी कि उनका नॉलेज लेने के लिए, तो ये देश तकनीकी के बारे में ज्ञान लेने लगे, ज्ञान अवगत करने लगे। प्रक्षेपण शास्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ गई। अब ये दो देश तो अपने आप को महाशक्तिशाली बनाने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए नए नए हथियारों का निर्माण कर रहे थे, नए नए औजारों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उसका असर क्या होगा? असर बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारी वैश्विक शांति, पूरे विश्व की जो शांति है वो खतरे में आ गई। ये दोनों देश तो आपस में लड़ रहे थे कि हमको पावरफुल बनना है, हमको पावरफुल बनना है, लेकिन वो भूल गए थे कि इन दोनों की लड़ाई में पूरे विश्व की शांति खतरे में आ गई। प्रक्षेपण शास्त्रों के निरस्तीकरण के प्रयास भी इसी समय हुए। ये लोग को रियलाइज हुआ, दोनों देशों को बाद में रियलाइज हुआ कि हमारे आपसी होड़ की वजह से पूरा विश्व खतरे में आ गया है। अब इन दोनों ने ही मिलकर सोल्यूशन ढूंढा। इन्होंने जो प्रक्षेपण शास्त्र जो बनाए थे उनका निरस्तीकरण किया, उन्हें निरस्त किया और आगे बढ़े। प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्रों ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर का निर्माण किया। यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने एशियन संगठन का निर्माण किया।
गुट निरपेक्षतावाद। गुट निरपेक्षतावाद, गुट निरपेक्षतावाद का मतलब होता है कि पहले मैं वो समझा देती। गुट निरपेक्षतावाद का मतलब होता है कि किसी के साइड से ना होना, ना मैं इसके साइड से हूँ ना मैं उसके साइड से हूँ, मैं अपना अकेले अपना विकास करूंगी, मतलब कि किसी के भी झगड़े में नहीं पड़ना है। शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने से एक ओर सत्ता का ध्रुवीकरण हो रहा था और दूसरी ओर कुछ शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने से एक ओर सत्ता का ध्रुवीकरण हो रहा था तो दूसरी ओर कुछ राष्ट्र उनकी स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। ये जो ध्रुवीकरण हुआ था, मैंने बताया कि दो गुटों में बट गया था। कुछ राष्ट्र अमेरिका के साइड से थे, कुछ राष्ट्र सोवियत यूनियन के साइड में थे, पर कुछ देश ऐसे भी थे जिनको दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना था, उनको अपना विकास करना था, उनको आगे बढ़ना था। तो कुछ देशों ने कहा कि हमें ना अमेरिका के साइड से रहना है ना हमें सोवियत यूनियन के साइड से रहना है। तो जो किसी भी साइड से नहीं रहते उसे कहते हैं गुट निरपेक्षतावाद। आया समझ में? मतलब जो दोनों महासत्ताओं की स्पर्धा हो रही थी उनके झगड़े से दूर रहना, उसे बोलते हैं गुट निरपेक्षतावाद। राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति अपनाई, इसे गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। गुट निरपेक्षतावाद शीतकाल युद्ध का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये जो गुट निरपेक्षतावाद था, मतलब ये जो गुट निरपेक्षतावाद के लोग थे वो किसी साइड से थे नहीं थे, ना सोवियत यूनियन संघ के साइड के थे और ना ही अपना अमेरिका के साइड में थे। तो ये भी उनके अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब आंदोलन क्या था, वो किस उनके उद्देश्य क्या थे गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन के, ये हम यहाँ देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुट निरपेक्षता विचार का समर्थन किया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको पता है कि शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो स्वतंत्र हुए थे। पहले क्या था ना बच्चों कि हर देश किसी ना किसी का गुलाम था। जैसे हमारा भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का ना, ब्रिटिश का। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो छोटे मोटे जो भी देश स्वतंत्र हुए थे उन्होंने गुट निरपेक्षतावाद का समर्थन किया, मतलब कि वो गुट निरपेक्षतावाद के विचार का समर्थन किया, क्योंकि गुट निरपेक्षतावाद वाले जो हैं वो किसी भी साइड से नहीं थे, ना अमेरिका के साइड से थे ना सोवियत यूनियन के साइड से थे। उनका एक ही मकसद था कि हमारे देश का विकास हो, हमें किसी भी झगड़े में पड़ना नहीं है। मंत्रेश, मंत्रेश बेटा तुम बहुत यहाँ वहां कर रहे हो। मंत्रेश बेटा ध्यान दो, आप यहाँ वहां देख रहे हो, मैं सबको देख रही हूँ। ये मत सोचना टीचर देख नहीं रही है। यह आंदोलन मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित था। ये जो आंदोलन था गुट निरपेक्षतावाद, उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था मानवतावाद, वैश्विक शांति, पूरे विश्व में शांति हो। इसीलिए वो लोग झगड़े में नहीं पड़े अमेरिका और सोवियत यूनियन को, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि मानवतावाद हो, मतलब मानव हो, मानवता को प्रथम प्रेफरेंस देना चाहिए, वैश्विक शांति हो, पूरे वैश्विक मतलब विश्व, पूरे विश्व में शांति हो, किसी भी प्रकार के झगड़े वगैरह ना हो, तथा समानता मतलब स्त्री पुरुष समानता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो सभी समान है, जैसे शाश्वत मूल्य पर आधारित था। उनका यही उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति हो, मानवतावाद हो, समानता हो, काले गोरे का भेद खत्म हो, सब एक समान हो, सबके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। शांति मार्ग से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। गुट निरपेक्षवादी आंदोलन का एक और उद्देश्य था कि चलो अभी इतना बड़ा एशिया है, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती ही रहेंगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हम हैं तो प्रॉब्लम भी होगी। तो इनका मानना था ठीक है प्रॉब्लम होगा चलेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम शांति से उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि झगड़ा करके। तो शांति मार्ग से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, शांतिपूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का हम समाधान ढूंढेंगे। नेक्स्ट है मानवाधिकारों का संवर्धन। मानव के जो अधिकार हैं, आपको पता है मानव के अधिकार कौन से हैं? ठीक है,
मानव के जो अधिकार हैं, हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, स्वतंत्रता रहने, जैसे उसमें से एक दो मैं बताती हूँ, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ वहाँ घूमने का अधिकार, हम अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये जो मानव के अधिकार हैं, जैसे कि हम वोट कर, मतदान का अधिकार है हमको, ये सारे अधिकार का संवर्धन सुरक्षित होना चाहिए। ये गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का एक मकसद था। इस आंदोलन ने विकासशील राष्ट्रों को एक होने की प्रेरणा दी। अब ये जो आंदोलन हुआ, इन्होंने, इनका एक और एम था कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उन राष्ट्रों को एक होने की प्रेरणा दी कि अगर हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। क्या बोलते हैं, जब शीत युद्ध चालू था उसी टाइम पे गुट निरपेक्षता जो ग्रुप है ये बना था। इनका एक ही मकसद था कि ना हम अमेरिका की तरफ से हैं ना सोवियत यूनियन की तरफ से। मैं बार बार याद दिला रही हूँ कि आप लोग भूल ना जाओ, नहीं तो आप बोलोगे टीचर हर चीज में ये लाइन रिपीट कर रही है। तो जब शीत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद भी गुट निरपेक्षतावाद का जो आंदोलन था, उसका जो महत्व था वो कम नहीं था, क्योंकि उसके उद्देश्य बहुत अच्छे थे। क्योंकि वो किसी साइड से नहीं लड़ रहा था, उनका एक ही उद्देश्य था कि पूरे विश्व को लेकर आगे चलना है। जो भी समस्या है वो शांति से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम शीत युद्ध का अंत। टीचर हाँ बोल, कौन सा कौन बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है टीचर? राज्य शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है। राज्य शास्त्र, ओके ओके टीचर। वर्ष 1945 से वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली रहा शीत युद्ध बाद में समाप्त हो गया। जो शीत युद्ध था लगभग 1945 से स्टार्ट हुआ था और 1991 तक चल रहा था। सोवियत संघ के अध्यक्ष ने पुनर्रचना और खुलापन नीतियों पर अमल किया। सोवियत संघ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये युद्ध समाप्त होने के बाद सोवियत संघ ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया। सोवियत संघ के अध्यक्ष ने पुनर्रचना और खुलापन नीतियों पर अमल किया। पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाने का कारण वहां की शासन सत्ताएं बढ़ी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ ने सोचा, सोवियत संघ का एक ही मोटो था कि अब हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, अपने देश का विकास करना है। तो उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने पुनर्रचना और खुलापन की नीतियों का अमल किया कि पुनर्रचना, फिर से हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है। खुलापन की नीतियों को अपनाया कि व्यापार में खुलापन होना चाहिए, लोगों से संबंध अच्छे होने चाहिए। पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाने के कारण वहां की शासन सत्ताएं आगे बढ़ी। शीत युद्धोत्तर विश्व, मतलब शीत युद्ध के बाद का विश्व कैसा रहा। जब शीत युद्ध खत्म हो गया, शीत युद्ध किसके बीच हो रहा था, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, अमेरिका और सोवियत यूनियन के संघ के बीच ये युद्ध हो रहा था। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो क्या रहा, वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में शेष रहा। जब ये युद्ध खत्म हो गया, शीत युद्ध, तो एक ही पावरफुल देश बचा, वो था अमेरिका। पूरे विश्व में एक ही महासत्ता के रूप में देश बचा था जिसका नाम था अमेरिका। व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। अब विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, शीत युद्ध, हर देश को अब आगे बढ़ना था, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना था। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब युद्ध होता है तो उसमें फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। चाहे जनधन का भी नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, और नुकसान जीतने वाले का भी होता है, नुकसान हारने वालों का भी होता है, दोनों की कंडीशन एक ही होती है। तो शीत युद्ध खत्म होने के बाद लोगों ने एक अनुकूल वातावरण निर्माण करने की कोशिश की जिससे उनका व्यापार आगे बढ़े, व्यापार और आर्थिक के बीच जो संबंध है वो अच्छा रहे। सभी राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंधों को प्रधानता देने का निश्चय किया। जितने भी राष्ट्र थे, जितने भी देश थे,
सभी देशों को आगे बढ़ना था, सभी देशों को अपना विकास करना था। तो इन देशों ने क्या बोला कि जो उनके व्यापारिक संबंध है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम व्यापारिक संबंध को देंगे, ऐसा निश्चय किया। पर्यावरण की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा का सामना, इन मुद्दों पर इन मुद्दों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ। और क्या हुआ कि पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, जैसे पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इन प्रदूषणों से हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जब मानवाधिकारों का संरक्षण, मानव के जो अधिकार हैं उसे सुरक्षित रखना है। स्त्री पुरुष समानता, स्त्री और पुरुष समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जो भी स्त्रियों को भी जितना पुरुष आगे बढ़ा है, स्त्रियों को भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी समानता की प्रवृत्ति लेकर आगे बढ़े सब। प्राकृतिक आपदा, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती, जैसे अकाल, सूखा, बाढ़ आ गया या फिर भूकंप आ गया, इन सब इनका सामना, इन मुद्दों का स्वरूप था, इन सब का सामना करना। ये जो समस्याएं थी पूरे देश में थी, ऐसा ही नहीं पूरे विश्व में ये समस्या थी। पर्यावरण की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता। तो हम विश्व शीत युद्ध के बाद ऐसा डिसाइड किया कि हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, व्यापार को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और सबके अधिकारों की रक्षा होगी, स्त्री पुरुष समान है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, वो जब उनको खत्म करना है, ये इन सोच के साथ में सभी देश आगे बढ़े। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अब ये वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण मतलब पूरे देश में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात राष्ट्रों के बीच व्यापार आर्थिक संबंध में खुलापन आया। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरे देश में एक दूसरे से व्यापार करना चाहता था, एक दूसरे से व्यापार करे, मतलब खुलापन आ गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात राष्ट्रों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में खुलापन आया। बोलते सोवियत संघ के जब उसका विघटन हुआ तो पूरे राष्ट्रों के बीच जो व्यापार चल रहा था, जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना था लोगों के, तो उसके लिए व्यापार करना जरूरी है। तो इनके संबंधों में खुलापन आया, कोई भी नियंत्रण नहीं था। पहले जो नियंत्रण थे उन नियंत्रण को हटा दिया गया। पूंजी, श्रम बाजार तथा सूचनाओं का पूरे विश्व में प्रचार होने लगा। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण विश्व की घटनाएं तथा गतिविधियां एक दूसरों को मालूम होने लगी। विश्व जब सूचना प्रौद्योगिकी आई तो विश्व में क्या चल रहा है, कौन सी क्रांति चल रही है, कौन सी घटनाएं घट रही है, इन सब की जानकारी लोगों को होने लगी। संपूर्ण विश्व एक पूरा बाजार बन गया। पूरा विश्व एक बाजार बन गया कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, लोग व्यापार करने के लिए आगे बढ़े, तो पूरा विश्व जैसे एक व्यापार बन गया। इन सभी क्रियाओं को समग्र रूप से वैश्वीकरण कहा जाता है। अब बताइए, ये स्टार्टिंग से मैंने नहीं पढ़ाया है, ये जो टॉपिक मैंने बताया वो शीत युद्ध से शुरू हुआ था। इसके पहले का आप पढ़ चुके रहेंगे, इसीलिए मैंने शीत युद्ध से शुरू किया। तो अब कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं बताती हूँ जहां आप लोगों को समझ में नहीं आया। आवाज नहीं आ रही। अरे बेटा, आपने बता रही हो पूरा खत्म होने के बाद मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आपने आपको अनम्यूट करो। म्यूट तो नहीं रखा है आपने? कौन बोल रहा है? किसके पास आवाज नहीं जा रही है? अरे टीचर, आ रहे आज। आ रही बेटा? तो आपने पूरा लेक्चर सुना मेरा? हाँ टीचर। ये फर्स्ट चैप्टर का शीत युद्ध से ही शुरुआत करना था, इसके पहले का लेक्चर शायद हो चुका है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया, इसमें कोई प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं सर। शीत युद्ध से? हाँ बेटा, समझ में आया? यस टीचर, सब समझ में। प्रीति? यस टीचर। हाँ बेटा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है?
हाँ बताओ, टीचर कहाँ नहीं समझा, कहाँ आपको नहीं समझ में आया? टीचर शीत युद्ध किसे कहते हैं? बेटा शीत युद्ध का मतलब होता है, देखो पहले तो हम लोग ये जान लेते, शीत युद्ध दो देशों के बीच हुआ था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, ठीक है। तो शीत युद्ध का मतलब ये होता है दोनों देशों के बीच मनमुटाव रहते हैं, तनाव, गुस्सा रहता है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता है। लेकिन ऐसा वातावरण निर्माण होता है कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि युद्ध हो सकता है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता है। ऐसे तनावपूर्ण जो माहौल निर्माण होता है उसे शीत युद्ध कहते हैं। क्लियर? यस टीचर। समझा? यस टीचर। तो एक बार मुझे समझाओगी? यस क्योंकि कुछ टीचर। बच्चे ना यूं ही यस बोल देते हैं, तो बताओ मुझे शीत युद्ध मतलब किसे कहते हैं? वो मतलब कि झगड़ा होने वाला रहता है लेकिन होता कोई नहीं युद्ध है। नहीं होता है, सिर्फ तनावपूर्ण माहौल निर्माण रहता है। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कोई और है? और बोलो रे, जिसको डाउट है। क्या नाम है? सायरन खान। यस टीचर। हाँ बेटा सायरन, कहाँ नहीं समझा? सायरन आवाज जा रही बेटा? सायरन अनम्यूट करो। हाँ अब टीचर। सायरन, हाँ बोलो बेटा। यस टीचर, जैसे भी चाइना और इंडिया के बीच में हो रहा है उसे शीत युद्ध कह सकते हैं। अभी तो चाइना और इंडिया, हाँ माहौल निर्माण हो गया है पर कोई युद्ध नहीं हुआ है। हाँ, उसे शीत युद्ध कह सकते हैं ना? हाँ बेटा। हाँ, थैंक यू लेकिन टीचर। बेटा आप सुनो बच्चे, मेरी बात सुन लो। अगर एग्जाम में अगर आपको आया ना बेटा, जैसे शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो आप उसमें चाइना और इंडिया नहीं लिखना। कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं, तो यस आपको टीचर। ये उसमें अमेरिका और सोवियत संघ ही लिखना है, क्योंकि अपना जो पोर्शन है अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ओके? ओके शीत टीचर। युद्ध ओके का टीचर। मतलब होता है कि माहौल निर्माण हो गया, तनावपूर्ण माहौल निर्माण हुआ है, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है? ओके और भी टीचर। कोई बच्चा? ओके, और भी कोई है? कुछ डाउट है? कुछ नहीं समझ में आया? सब समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन करूं क्या फिर? यस टीचर। ठीक है। यस अच्छा टीचर। सबको समझ में? अच्छा मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं शीत युद्ध के बारे में तो सबको पता ही चल गया, क्योंकि 2-3 लोगों ने उसके बारे में बता दिया। ठीक है, मुझे बताओ गुट निरपेक्षतावाद किसे कहते हैं? गुट निरपेक्षतावाद ऐसे एग्जाम में ये आता है, इन शॉर्ट 2 लाइन में बता दो। कौन बताएगा? प्रीति बताएगी। वेरी गुड प्रीति। हाँ प्रीति, गुट ये मेरी आपका नहीं बोलना, मुझे आवाज नहीं आ रही है प्रीति। हाँ मिस। यस मिस। हाँ गुट निरपेक्षतावाद का मतलब हाँ, जो दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। वेरी गुड, क्लैप करेंगे प्रीति के लिए। मिस मैं लेकिन रितिका हूँ। हाँ रितिका हो तुम? अच्छा एक सॉरी बच्चे, सॉरी मैंने नहीं, ध्यान से नहीं देखा। हम ठीक है, लोग 3 बहनें पढ़ रहे मतलब साथ में, अंकिता, प्रीति, रितिका, तो इसमें रितिका ने आंसर दिया। अच्छा रितिका ने, ओके ठीक है, हम लोग रितिका के लिए मैं क्लैप करूंगी। ओके अच्छा ठीक है। ये जो आपने गुट निरपेक्षतावाद बेटा 2 लाइन में बोला ना, एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? यस टीचर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द्विध्रुवीकरण। द्विध्रुवीकरण का मतलब क्या है? कौन बताएगा? सबा परवीन, मैं आपको हेलो मिस, हाँ आप क्या बेटा, बोल रहे हैं? 9th एक का बार क्लास। और बोलो। 9th का क्लास। द्विध्रुवीकरण। प्रीति यादव ने, हाँ एक मिनट। हाँ बोलो बेटा प्रीति। हाँ प्रीति बोलो। द्विध्रुवीकरण का अर्थ होता है 2 गुटों। द्विध्रुवीकरण का अर्थ होता है 2 गुटों में। 2 गुटों में विभाजन। गुड। और मतलब कि ये जो मैंने बताया सबको अच्छे से समझ में आया है?
मैं ये यस समझू? टीचर। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मुझे क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आया। ओके। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण एकदम लास्ट में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया। विश्व के पूरे देशों के, विश्व बेटा के कहाँ से पढ़ के पूरे, बोल रही हो? नहीं मिस मैं कोई बात ये नहीं। याद की थी आज। अच्छा 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 अच्छा, आज बोलो। मैं यही याद की। विश्व के अच्छा, पूरे अच्छा। देशों के, पूरे विश्व के पूरे देशों राष्ट्रों के बाजार होता है, उससे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक मतलब है। कि जो पूरा देश बनता है उन लोग को मिलाकर जो बनता है उसे बाजार बनता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। पूरे देश को मिला के बाजार नहीं बनता बेटा, तो पूरा देश मतलब मिलके विश्व के राष्ट्र को। व्यापार कर रहा होता है, तो पूंजी श्रम बाजार का पूरे विश्व में संचार होता है। मतलब पूरा देश एक बाजार की तरह व्यापार अपना करता है ना। हेलो, यस टीचर। अच्छा ठीक है, चलो। जिन्होंने भी आंसर दिए, अच्छे आंसर दिए हैं, मतलब कि समझ में आना चाहिए, रटा रटाया आंसर नहीं चाहिए था, तो आप लोगों को समझ में आया, वो मुझे देखकर अच्छा लगा। और भी कोई डाउट है तो बोलिए। सबा परवीन कुछ बोल ही नहीं रही हो, इसके पहले आप बहुत बोल रही थी, अभी आप कुछ नहीं बोल रही हो। परवीन, सबा परवीन, अभी बस, अभी किसी को कुछ नहीं पूछना है? सबका डाउट क्लियर हो गया? यस टीचर। यस टीचर। सबको सब समझ में आया? यस टीचर। चलो सर,